अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 10 में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। नाज़रीन, इस वक्त दुनिया भर की मईशत और दुनिया भर की सियासत एक फ़र्द वाहिद के गिर्द घूम रही है और उसका नाम है डोनाल्ड ट्रंप, जो कि न सिर्फ अमेरिका का सदर बल्कि दुनिया की सबसे ताकतवर तरीन हस्ती इस वक्त समझी जाती है। अब जाहिर है कि डोनाल्ड ट्रंप के जो फैसले हैं, चाहे वो सियासी एतबार से हों या वो मुआशी एतबार से हों, दुनिया भर में उसके ऊपर हम देख रहे हैं कि एक वेव चल रही है, एक बेचैनी सी है, चाहे वो टैरिफ्स के हवाले से हो, क्योंकि अमेरिका ने अपने काउंटर पार्ट्स जितने भी ममालिक है जहाँ से उसकी तजारत होती है, अमेरिका ने उसके ऊपर टैरिफ्स आयद कर दिए हैं। और उसके बाद दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि जनाब ऑयल के हवाले से पाकिस्तान और अमेरिका की एक ऑयल डेवलपमेंट डील जो है वो भी इस वक्त उसके ऊपर काफ़ी बातें कही जा रही हैं, बहुत इसके ऊपर खुशियां भी मनाई जा रही हैं और ज़रूरत इस बात की है कि इस चीज़ को ज़रा डाइसेक्ट किया जाए कि इसमें हकीकत कितनी और कितना फसाना। तो जब हम ऑयल डील की बात करते हैं तो यहाँ पे ये मुहावरा बिल्कुल सादिक आता है कि तेल देखो और तेल की धार देखो। तो इसी हवाले से आज प्रोग्राम में कराची हमारे साथ मौजूद हैं मुइन रज़ा साहब, जो कि साबिक एमडी पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड रहे। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। और हमें ज्वाइन किया है आदिल खटक साहब ने भी, जो कि अटक रिफाइनरी लिमिटेड के। आदिल खटक साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। और बहुत फोकस करते हैं, बहुत फोकस्ड अप्रोच है ऑयल सेक्टर के ऊपर, दुनिया भर की इकॉनमीज़ के ऊपर। मुआशी तज्ज़ियाकार सैयद उसामा रिजवी भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उसामा, आपका भी बहुत शुक्रिया। उसामा, थोड़ा पॉलिटिकल साइड से मैं शुरू करूँगा, क्योंकि इस वक्त जो दुनिया रीशेप हो रही है वो कहा जा रहा है कि दो ब्लॉक्स के अंदर, वो क्वाड और ब्रिक्स के अंदर, जाहिर है कि एक जो दुनिया की जो दोनों सुपर पावर्स हैं अमेरिका और चीन, ये दोनों ब्लॉक्स जो है एक दूसरे के मुखालिफ बनाए गए हैं। ब्रिक्स जिसके बारे में कहा जाता है कि ये अमेरिका मुखालिफ है और क्वाड जो है चीन के मुखालिफ, उसकी मुआशी तरक्की या उसकी प्रॉस्पेरिटी के मुखालिफ। तो ये मुझे बताइए कि दोनों की अहमियत, इफादियत क्या है, फिर हम यहीं से प्रोग्राम को ज़रा आगे लेकर चलेंगे। सबसे पहले थैंक यू इमरान भाई, आपका मुझे आज बुलाने का और एक सीनियर्स के दरमियान पैनल में साथ शामिल करने का। जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो इस वक्त बड़ा इंटरेस्टिंग एक डेवलपमेंट ये हो रही है कि जो ये सारी ऑयल की या इकोनॉमी की बातें हो रही हैं, ये हाईली ब्रिक्स इन्फ्यूज्ड दुनिया के अंदर हो रही हैं। रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्रेंसेस जो कि रिसेंट अक्टूबर में कजान में हुई थी, कजान समिट का नाम था, उसके अंदर कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें सामने आई थी, जिसके अंदर एक ऑल्टरनेटिव पेमेंट सिस्टम, ऑल्टरनेटिव फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस सच एज IMF या ADB या वर्ल्ड बैंक और इस तरह के दीगर मामलात को फाइनलाइज किया गया था अमंग्स्ट द ब्रिक्स मेंबर। अब US ऑफ कोर्स एक US लेड वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो इस पर थोड़ा सा हमें ख़त्म होता तो नहीं बल्कि बैक फुट पे जाता हुआ नज़र ज़रूर आता है। इसकी एग्जाम्पल आप देखिए कि चाइना का CIPS है, CIPS पेमेंट सिस्टम, उसने 175 ट्रिलियन युआन की क्रॉस बॉर्डर पेमेंट प्रोसेस की है पिछले एक साल में, जो कि 43% ज़्यादा है 2023 के निस्बत। रशिया और ब्राज़ील ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं। चाइना और ब्राज़ील बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं। दोनों ने आपस में जो ट्रेड है वो 50% तकरीबन अपनी डोमेस्टिक करेंसीज में सेटल किया है, जो कि 5% से ऊपर है 2023 के मुकाबले में। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैं आपको बताऊँ और जो ऑयल की इस डिबेट से ताल्लुक़ रखती है वो ये है कि चाइना खाली ईरान से तेल नहीं लेता। चाइना ने रिसेंटली ब्राज़ील की 40% इंपोर्ट्स को एब्जॉर्ब किया है और ब्राज़ील की इंपोर्ट 60% बढ़ी है चाइना पे। तो ट्रंप या US या जो वेस्ट का सेंटर है, पावर सेंटर, वो ये सब डेवलपमेंट्स होते हुए देख रहा है। वो देख रहे हैं सारा रीजन कोएलेस हो रहा है और ये सबसे ज़्यादा नजर आता है हमें एनर्जी ऑर्डर के अंदर होता हुआ। रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगी तो रशिया पे सैंक्शंस का बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। लिहाजा अब हम ये देखते हैं क्योंकि US की ऑयल इकोनॉमी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही है, उस पर हम बात करते हैं, हम पिछले 7-8 साल से उसको ट्रैक कर रहे हैं। तो अब US चाह रहा है कि मेरे एवेन्यू ज़्यादा खुलें और रिसेंटली जो पाकिस्तान इंडिया का वाकया हुआ और रिसेंट विजिट जो हुई है, तो US अब अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है पाकिस्तान को एक मुख्तलिफ तरीके से देखेगा। चले हम उसके ऊपर आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर ये तय पाया कि जनाब जो एक
डॉलर डिपेंडेंसी है वो बड़ी चैलेंज हुई, जो डॉलर एज ए रिजर्व करेंसी उसको जिक पहुंचने का इम्कान है ब्रिक्स इसी तरीके से अगर आगे चलता है। और जाहिर है कि उसके अगेंस्ट जो है वो क्वाड वहां पर मौजूद था और भारत का अलमिया यही था कि वो दोनों कश्तियों पर सवार था। और एक ऐसे वक्त में कि जब रशिया के ऊपर पाबंदी, जब ईरान के ऊपर पाबंदी, लेकिन जो इंडिया की इंपोर्ट्स थी वो इन दोनों ममालिक से जारी थी और वो हमने रिफ्लेक्ट होता हुआ देखा। जिस तरह की पेनल्टी न सिर्फ आपके इंपोर्ट यहाँ पे टैरिफ के अंदर बढ़ने में मिली, बल्कि नाम लेके जो है इन पेनल्टीज का भी तस्करा हुआ। आगे बढ़ता हूँ जी। मोइन रजा साहब, आजकल की दुनिया में जो ऑयल इकॉनमी है उसको किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि अब पूरी दुनिया तब्दील होती हुई नजर आ रही है इस पर्टिकुलर इन केसेस को लेकर। वैसे अगर ऑयल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ऑयल की बात करें तो ये तो एक ग्लोबल फिनोमेन है। ऑयल की प्राइसेस कम भी हो रही हैं और पाकिस्तान में आज अनाउंस हुआ है कि कुछ 6 रुपये उस पर कम हुए 1 लीटर के ऊपर ऑयल के गैसोलीन के ऊपर, पेट्रोल के ऊपर। लेकिन ये 2 दिन पहले हुआ था, इंप्लीमेंट हो चुका है जी। अच्छा, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है ना वो ट्वीट आया है इनका, उसके अंदर उसमें बहुत पहलू निकलते हैं। इट करें बेसिकली बड़ा ब्रॉड स्पेक्ट्रम है जो कि नज़र नहीं आता एक्चुअली उसके अंदर। लेकिन उसमें सबसे पहला ये है कि भाई पाकिस्तान के साथ कोई ऑयल कंपनी वो आइडेंटिफाई करेंगे विच इज़ वेरी फनी। और उसके बाद वो पाकिस्तान के अंदर वो इन्वेस्टमेंट करेगी और फिर उसके बाद आगे बात होगी जो आई डोंट नो, इट सीम्स लाइक ए फार क्राई। देखिए, मैं 3 एस्पेक्ट आपके सामने रखूँगा बिल्कुल कि पाकिस्तान में वो ऑन शोर एरिया जिसके अंदर एक्सप्लोरेशन आसानी के साथ पॉसिबल थी, उसमें जिसको आप इंडस प्लेन कह सकते हैं, पोटवार का एरिया कह सकते हैं और लो हिल्स कह सकते हैं, लो हिल्स ऑफ सिंध एंड बलूचिस्तान और एंड पार्टली पंजाब ऑल्सो, वो तकरीबन सारा का सारा एक्सप्लोर हो चुका है। और उसमें अगर पोटेंशियल है तो वो बड़ी डिस्कवरीज का तो है नहीं जो कि कभी भी किसी सूरत से भी गेम चेंजर नहीं हो सकती हैं। तो पाकिस्तान में क्या रह गया गेम चेंजर के लिए? एक है शेल गैस, शेल ऑयल, जो कि यूएसए में गेम चेंजर इतना हो गया कि जो उनके इंपोर्ट के टर्मिनल थे एलएनजी के, वो एक्सपोर्ट में कन्वर्ट हो चुके हैं। अब नेट एक्सपोर्टर भी बन गया है वो। और आपको पता है पाकिस्तान उनसे अभी कल की बात है कि इस डील जो उन्होंने अनाउंस किए उसमें 1 मिलियन बैरल का ऑयल जो है तकरीबन मेरा ख्याल अक्टूबर के अंदर पाकिस्तान में आएगा, जो पहली इंपोर्ट होगी यूएसए से पाकिस्तान में। तो ऐसा लगता ये है कि उस ट्वीट का जो बुनियादी जो ढांचा है वो उनकी अपनी एक्सपोर्ट के गिर्द घूमता है। पाकिस्तान जो इंपोर्ट होगी क्या पाकिस्तान के लिए फिजिबल होगी वो इतना लॉन्ग डिस्टेंस कैरिंग? लॉन्ग डिस्टेंस देखिए ईस्ट, ये असल में उसके ऊपर ईस्ट टेक्सास जो ऑयल प्राइस है वो अप्लाई होगी, जो कि बहुत डिफरेंट नहीं है अरेबियन और पर्शियन के मुकाबले में। इसमें ज़रा ज़्यादा उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है जो तकरीबन $1 पर बैरल होती है। तो इट विल बी स्लाइटली एक्सपेंसिव, बट ओवरऑल इट्स नॉट गोइंग टू बी really that bad. But at least we are going to be importing American oil for the first time. तो ये तो पहली बात हो गई इस डील की। दूसरी बात ये हुई कि शेल गैस जो है, शेल गैस अमेरिका में 30 साल तक उसके ऊपर R&D का, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम होता रहा और उसके बाद पहला उनका कमर्शियल वेंचर हुआ था तकरीबन 2008-9 के अंदर, और अब वो इस काबिल हुए हैं कि वो उसको बहुत बड़े पैमाने पर कर रहे हैं। तो शेल गैस, लेकिन उसके साथ शेल ऑयल भी एसोसिएटेड है जिसकी वजह से उनकी इकोनॉमिक्स बेहतर हो गई। ठीक है, आ जाता हूँ मैं यहीं से आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन ऑफशोर की बात करूंगा, इसके बाद में आप बोलेंगे जी। मैं आ जाऊंगा वहां पे, लेकिन जरा इन्हीं पॉइंट्स को आगे लेकर चलूं जी। आदिल खटक साहब, बात सारी ये है कि ये जो पाकिस्तान में रिजर्व्स कहे जा रहे हैं और जो अमेरिकन एनर्जी एजेंसी है जो कह रही है पाकिस्तान में 9.1 बिलियन बैरल्स जो है वो ऑयल मौजूद है, उसके ज़खायर मौजूद हैं, लेकिन फिर ये भी कहा जा रहा है कि ये प्रूवन नहीं है। तो थोड़ा सा ज़रा हमें ये बता दें, क्योंकि एक तरफ देखते हैं कि 9 बिलियन बैरल्स की बात हो रही है और दूसरी तरफ जो हम डिस्कवर इस वक्त कर रहे हैं, जो प्रोडक्शन है हमारी, वो मेरे ख्याल से 3-3.5 करोड़ बैरल की है सारी। तो ये हकीकत कितना है और इसमें कितना फसाना है आदिल साहब? जी जनाब, बात ये जी कि एक तो हम जरा एक्साइटेड बहुत जल्दी हो जाते हैं, तो हर चीज का बैकग्राउंड होता है ना, तो थोड़ा जरा सोच समझ के अगर हम बात करें एक रियलिस्टिक तरीके से, जिस स्टडी की तरफ आप इशारा कर रहे हैं ये की गई थी कि 2013-14 में, और ये एक यूएस गवर्नमेंट का एक इदारा है जिसको EIA कहते हैं, एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन। पहले सरसरी तौर पे एक स्टडी हुई थी, उसमें काफी बड़े मिकदार में शेल गैस बेसिकली का उन्होंने अंदाजा लगाया था कि बहुत बड़े रिजर्व है पाकिस्तान में शेल गैस के और ऑयल के भी।
बाद में एक यूएस फंडेड स्टडी दूसरी की गई, उसने भी उसको इन वे कंफर्म किया कि हाँ जी रिजर्व्स तो हैं। अब जैसा अभी बताया गया ना जी कि ये रिजर्व तो जरूर हैं, लेकिन इनको रिकवर करना, एक्सप्लोर करना इतना सिंपल नहीं है। अभी कहीं 25-30 साल के रिसर्च और स्टडीज के बाद की अमेरिका इस काबिल हुआ 10-15 साल पहले, और ये हकीकत है कि उन्होंने शेल गैस और शेल ऑयल के जरिए नेट एक्सपोर्टर बन गए, बोथ इन गैस, एलएनजी का आई थिंक अमेरिका नाउ टॉप एक्सपोर्टर है, और इवन क्रूड का भी नेट एक्सपोर्टर अमेरिका बन गया है। अब पाकिस्तान के कंटेक्स्ट, ये तो हो गई स्टडी की बात। अब पाकिस्तान के कंटेक्स्ट में जब हम बात करते हैं तो जिस तरह अभी बताया गया कि जी ऑन लैंड तो काफ़ी एक्सप्लोरेशन हो चुकी है, हमारे पोटोहार में भी अभी भी छोटी मोटी डिस्कवरीज होती रहती हैं, लेकिन वो इनसिग्निफिकेंट किस्म की हैं। तो पोटेंशियल डेफिनेटली सर ये 2019-20 में क्या हुआ था जो अचानक से दरियाफ्त भी हो गए थे, बहुत बड़ा जखीरा दरियाफ्त हो गया था और कौन को खुशखबरी सुनाई दी जा रही थी, वो क्या था? वो जिस तरह मैंने अर्ज किया ना जी कि हम बहुत जल्दी एक्साइटेड हो जाते हैं। मैं आपको उससे पहले भी ले जाता हूँ, कई लेट 70s में कुछ थोड़ी बहुत डिस्कवरीज जहाँ पर हुई, उसका इतना शोर बचाया गया कि उस वक्त की गवर्नमेंट में, जो उस वक्त अटक रिफाइनरी में भी उनका 30-40% शेयर होल्डिंग थी, हमें मजबूर किया गया कि पूरे रिफाइनिंग प्लांट एयर फ्रेट करके पाकिस्तान में लाए। इतना ऑयल डिस्कवर हो गया। बाद में वो प्लांट 10-15 साल तक बंद रहा। ये आप जो इशारे कर रहे हैं 2019 की, ये केकरा बॉन के नाम से मशहूर था, ऑफशोर ड्रिलिंग हो रही थी, उसमें भी अमेरिकन कंपनी थी और साथ एक आई थिंक ऑस्ट्रियन कंपनी भी थी, इटालियन थी गालिबन। तो वो अभी फाइनल कंफर्म हुआ भी नहीं था, और वो मीडिया में उसका इतना शोर क्या कि हुकूमत की तरफ से भी, एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी ऐलाना शुरू जी बहुत बड़ी डिस्कवरी हुई है। अभी रिसेंटली आई थिंक पिछले साल चंद महीने पहले एक और इस तरह खबर उड़ी कि जी पाकिस्तान में दुनिया के 4th लार्जेस्ट रिजर्वायर डिस्कवर हो गए हैं। तो ये खबरें उड़ती रहती है, हकीकत कुछ दूर होती है और उसमें थोड़ा टाइम लगता है समझने में। तो देखिए जी, मैं ये नहीं कहूँगा कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान या ट्वीट था उसकी इडियोक्रेसी रेटरिक अपनी जगह एक खुशाइंद बात है इन अ वे, सिर्फ ऑयल की बात नहीं, इसके अलावा भी जो टैरिफ पे नेगोशिएशन हुई है और ये सियासत अपनी जगह, लेकिन ये हमारे गवर्नमेंट और एस्टेब्लिशमेंट की डेफिनेटली कामयाबी है कि इसको सिचुएशन को, स्पेशली पाक इंडिया या शॉर्ट वॉर के बाद, बड़े अच्छे तरीके से सिचुएशन को हैंडल किया गया है। उस लिहाज से उम्मीद पे दुनिया कायम है। और देखे जी अमेरिकन टेक्नोलॉजी वाकई एडवांस है, लेकिन अब दूसरी तरफ पे देखे जी ये वहाँ पर जो सारे प्राइवेट सेक्टर में ये इंडस्ट्री है, वहाँ ये नहीं होता कि वो सदर साहब कमांड एक दे देंगे तो सारे पाकिस्तान आ जाएंगे। वो अपने एंगल से देखेंगे, फीजिबल है नहीं है, रिटर्न क्या है, क्या सिक्योरिटी सिचुएशन है, बाकी हालात क्या है। लेकिन बहरहाल उम्मीद रखनी चाहिए, अल्लाह ताला करे ऑफशोर में आए अमेरिकन कंपनी, उसमें भी पोटेंशियल है। और इवन शेल गैस और शेल और या टाइट गैस को भी हमें रूल आउट नहीं करना चाहिए, वो भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, लेकिन हमारा जो एनालिसिस है वो हकीकत पसंदाना होना चाहिए, बजाय इसके कि हम एक ट्वीट और एक ऐलान के साथ ही जो है वो शेख चिल्ली के अंडे बनाना शुरू कर दें और पूरा टोकरा सर पे सवार हो जाए। हकीकत को हमें देखना चाहिए। पूरा पैनल हमारे साथ मौजूद है। नाज़रीन, छोटे से ब्रेक की कॉल है, ब्रेक के बाद भी ये इंतहाई अहम मौजू और इससे जुड़े दीगर मौजूआत को आगे बढ़ाएंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। कहा जाता है कि जनाब दुनिया में जो ड्रिलिंग टू एक्सप्लोरेशन जो सक्सेस रेशियो है वो 10 कुएं खोदें तो एक में तेल निकलता है, और पाकिस्तान में 2.5 से 3 कुएं अगर ड्रिलिंग हम करें तो उसमें तेल और गैस जो है वो निकल आती है। तो बड़ा सक्सेसफुल पाकिस्तान में रेशियो है, इसके ऊपर मैं बात करूंगा। और फिर दूसरा ये कि अगर इतना सक्सेसफुल है तो 52वें नंबर पे ऑयल प्रोडक्शन के अंदर इस वक्त पाकिस्तान मौजूद है। हम 85% अपनी जो ऑयल जो हमारी ज़रूरियात हैं वो हम इंपोर्ट करते हैं अपने डोमेस्टिक, अपने इंडिजिनस रिसोर्सेज से। सिर्फ 15% हम ऑयल जो है वो हमारे पास अवेलेबल होता है। ऐसा क्यों? जवाब के लिए रुख करेंगे जनाब। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं उसामा रिजवी जी। उसामा, बताइएगा क्यों ऐसा है कि इतना पोटेंशियल होने के बावजूद भी हकीकत हमारे सामने कि 52वें नंबर पे हैं हम? इमरान भाई, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इससे पहले जो अभी मोइन साहब और आल साहब डिस्कशन कर रहे थे और ये इससे रिलेट करता है, जहाँ तक मेरे अंदाजे के मुताबिक हमारी सक्सेस रेशियो इतनी नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो रिजर्व्स की बात करते हैं वो
तीन कैटेगरीज, 1P, 2P, 3P। एक है प्रूवन, फिर प्रूवन पॉसिबल, तीसरे फिर प्रूवन, पॉसिबल और प्रोबेबल। इसको आप समझने के लिए देखेंगे जो हमारा 3P रिजर्व्स हैं, जो आते हैं कि हमारे पास रिजर्व्स हो सकते हैं, वो $9 बिलियन हैं और 9 बिलियन बैरल्स ऑयल के और 105 ट्रिलियन क्यूबिक फीट ऑफ गैस। लेकिन अभी जो प्रूवन रिजर्व्स हैं, इन दोनों के दरमियान फर्क कितना है मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। वो 250 से 350 मिलियन बैरल्स और ऑयल के और गैस के कोई 1 बिलियन बैरल। तो आप सोचे कितने 100% का फर्क है इन दोनों अंदाजों में। तो जो आप बात कर रहे थे पहले कि 4th लार्जेस्ट, 5th लार्जेस्ट, वो इनकी डिस्टिंक्शन किए बगैर कही जाती है। कमिंग टू योर पॉइंट, आई बिलीव कि पाकिस्तान में जो इसका डिक्लाइन है ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री का, और उसके ऊपर मैं बहुत ज़्यादा पहले भी बोलता रहा हूँ कि हमें एक एनर्जी इमरजेंसी चाहिए जिसके अंदर हमें अपनी ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन को बढ़ाने के ऊपर काम करना चाहिए। एक अंदाजे के मुताबिक हमें कोई अगले 5 सालों में 40 से 45 न्यू वेल्स, प्रोडक्टिव वेल्स ड्रिल करने पड़ेंगे ताकि हम लोग सक्सेसफुल हो सकें, अपनी एनर्जी के बिल को कम कर सकें। इसकी कॉस्ट एक वेल की कोई 15 से 30 मिलियन डॉलर होती है। खाली ड्रिलिंग की कॉस्ट की आप मिला रहे हैं तो $1.5 अरब बनता है। साथ फिर रिफाइनरी अपग्रेडेशन, उसके साथ बाकायदा बाकी मशीनरी, तो 7 to 8 बिलियन डॉलर, ये वो अमाउंट है जो हमने अभी IMF से कितने सालों के बाद वर्किंग करने के बाद ली है। तो सक्सेस रेशियो तो इमरान भाई एक तरफ, आई थिंक ये जो हिंड्रेंसेस हैं टेक्नोलॉजिकल सबसे बड़ी, और इससे सबसे बड़ी फंडिंग की और फोकस की पॉलिसी की, शेल गैस पॉलिसी इस वक्त मेरे अंदाजा के मुताबिक जहां तक मुझे पता है नहीं बनी पाकिस्तान की अभी तक। तो फ्रैकिंग से अगर यूएस ने, जैसे सब पैनलिस्ट ने कहा, इतना $40 बिलियन का सरप्लस पे आ गया है, डेफिसिट से, तो हम लोग इसके ऊपर काम क्यों नहीं कर सकते या क्यों नहीं कर रहे? उसके रीजंस ये हैं, खाली ऑयल एंड गैस सेक्टर इटसेल्फ नहीं है, उसके सराउंडिंग जो पूरा का पूरा सिस्टम है, जो जिसे इकोसिस्टम बोलते हैं, वो कंड्यूसिव नहीं है, सपोर्टिव नहीं है, एनेबलिंग नहीं है। लिहाजा ठीक है, गॉट योर पॉइंट। जी मोइन रजा साहब, ऑफशोर के ऊपर आप बात कर रहे थे, देन मैं फिर जरा सिर्फ शेल गैस पर एक बात करूंगा आपसे कि जो इन्होंने अभी कही है बात कि 110 TCF और 9 मिलियन बैरल, ये शेल गैस की स्टडी से आया है। और शेल की गैस की स्टडी जो USEIA ने जो करी थी, वो सिर्फ 2 या 3 सैंपल्स पे करी थी, और वो भी 30 साल पुराने आर्टिकल्स। तो इट इज़ एज गुड एज नथिंग, क्योंकि उन्होंने इसी तरह की स्टडी पोलैंड के लिए भी करी थी, और वहाँ भी 100 TCF के गैस जो है वो उन्होंने इंडिकेट की थी, और वहाँ पे ऑयल कंपनीज ने अमेरिकन काफ़ी काम किया 3-4 साल, और वो फिर उसके बाद उन्होंने 100 से रिवाइज करके उसको 0 कर दिया। अच्छा, तो ये तो है जनाब वेरी कंजक्चरल ड्राइंग रूम स्टडी। अब आपके पास बात करते हैं शेल गैस जो था ना, वो असेंबली लाइन कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं, उसमें thousands and hundreds of thousands of well been drilled in oil, तो वो इकोनॉमी स्केल पे काम करते हैं। अगर जो वेल अमेरिका में $2 मिलियन में होता है, वो पाकिस्तान के अंदर $15 मिलियन में होता है, इतना एक्सपेंसिव होता है। दूसरे वहाँ पे एक के बाद एक वेल ड्रिल होता जाता है और फ्रैक उसके ऊपर करते चले जाते हैं। तो इससे से असेंबली लाइन कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में ये अप्लाई नहीं हो सकता। अगर ये होता तो दुनिया भर में अमेरिका के अलावा सिवाय थोड़ा सा कनाडा में और इन्फेंसी स्टेज में अर्जेंटीना में, वरना दुनिया में चाइना जैसे कंट्री के अंदर ये नहीं है। सऊदीया में कहीं पे भी नहीं है। अच्छा, नेवर except for USA, part of Canada and infancy stage in Argentina, that's it। चाइना जो इतना एडवांस है टेक्नोलॉजिकली, वहां पे भी ऐसा नहीं है। तो इसको तो आप भूल जाएं। इसे फार क्राई हुनूस दिल्ली दूरस्त दूरस्त, कम से कम इसमें 23, 30, 35, 40 साल लगेंगे जब हम इस स्टेज के ऊपर पहुंचेंगे। हमारे लिए ऑफशोर इज इंपॉर्टेंट। ऑफशोर का एरिया पाकिस्तान का 290,000 स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि 1/3 है पाकिस्तान के ऑनशोर एरिया से। पाकिस्तान का ऑनशोर एरिया 890,000 स्क्वायर किलोमीटर है। उसके अंदर तो एक्सप्लोरेशन हुई है, उसमें जो बाकी एक्सप्लोरेशन बाकी है, जहाँ से बड़ी डिस्कवरी हो सकती है, वो बहुत सिक्योरिटी सेंसिटिव एरियाज में, हाई टेरेन ड्रगेड टेरेन एरियाज के अंदर है, जहाँ पे मल्टीनेशनल आके काम नहीं करेंगी। वो हमेशा लो हैंगिंग फ्रूट्स की तरफ आती है, एक्सप्लोरेशन की तरफ आती है। ऑफशोर एक ऐसी जगह है जहाँ पे सिक्योरिटी का कोई रिस्क नहीं है। वो लो हैंगिंग फ्रूट तो नहीं है, उसकी डिस्कवरी के चांस जो है वो 10 to 15% है, लेकिन वहाँ पर कोई दूसरी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि पिछले 70 साल के अंदर हमने सिर्फ 18 वेल ड्रिल किए हैं, 290,000 स्क्वायर किलोमीटर। अगर हम इसको गल्फ ऑफ मैक्सिको USA में मिसिसिपी डेल्टा से हम कंपेयर करें, तो वहाँ पे अबाउट 1 मिलियन वेल्स हैव बीन ड्रिल्ड vis-a-vis 18 wells drilled in 290,000 किलोमीटर ऑफ पाकिस्तान। तो
बहुत ही अनसिस्टमेटिक, बहुत ही हैबहैज़र्ड तरीके से पाकिस्तान में ऑफशोर में एक्सप्लोरेशन हुई है। इसको सिस्टमेटिक तरीके से काम करने की ज़रूरत है, साइंटिफिक तरीके से काम करने की ज़रूरत है और परसिवियरेंस चाहिए। पाकिस्तान का जो ऑफशोर है, दुनिया के बहुत बड़े ऐसे रीजन्स हैं ऑफशोर के जो पाकिस्तान के ऑफशोर का आइडेंटिकल है और वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन रीजन ये है कि हम अभी तक वो काम नहीं कर पाए। ठीक है जी जी। आदिल खटक साहब, इसमें आपकी मैं एक्सपर्टीज जानना चाहूंगा ऑनशोर और ऑफशोर दोनों के ऊपर। और फिर दूसरा, हमें ये कहा जाता है कि जनाब क्योंकि एक सोच, चाहे वो केपी के वसाइल हो, तो वहां पर ये एक सोच ज्यादा इस वक्त सियासी तौर पर है कि बस लिख के दे दिया है ये अमरीका को देने हैं, ये वसाइल हमने हर हालत में उसको तेल देना है, बस ये सारी चीजें। भाई बात सारी ये कि ये जो प्रोविन, चाहे वो ऑयल के रिजर्व्स हो या आपके कोल के रिजर्व्स हो, 70 अरब के आपके जो प्रोविन थर के रिजर्व्स हैं, हम वो टैप नहीं कर पाए। तो ये जो रिजर्व्स हैं, इनको टैप करने के लिए भी आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, ह्यूज इन्वेस्टमेंट चाहिए, इसके लिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट आपको चाहिए। तो ये थोड़ा सा इसके ऊपर अपनी रोशनी डालिएगा खटक साहब। जी जरूर। देखिए जी, आपने ये दूसरे सेगमेंट का इब्तिदा बड़े अच्छे सवाल से किया कि एक तरफ हम कहते हैं कि जी यहाँ सक्सेस रेशो बहुत अच्छा है पाकिस्तान में, चलो 1 आउट ऑफ 3 नहीं तो 1 आउट ऑफ 4 भी अगर है, तो ऑन द अदर हैंड व्हाई इट इज कि हम सिर्फ ओनली 15% अपनी रिक्वायरमेंट इस वक्त पूरी कर रहे हैं। वो भी चंद साल पहले तकरीबन 1 लाख बैरल ऑयल हम प्रोड्यूस कर रहे थे, इट इज नाउ डाउन ऑलमोस्ट 60,000। तो उसकी वजह जो बेसिकली एक वजह ये भी है, बहुत से वजूहात के अलावा, कि जो इवन पहले मैं ऑन शोर की बात करता हूँ, ये ऑन शोर भी जो है, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं और जो इन्वेस्टमेंट के लिए, देखिए ये बड़ा कैपिटल इंटेंसिव फील्ड है, आप बहुत हाई रिस्क है, आप एक वेल पे मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करते हैं। तो अगर एनवायरनमेंट ही ऐसा है कि ऑलरेडी कई जो फॉरेन कंपनीज थी, जो ओवरसीज कंपनीज थी, वो मुल्क छोड़ के जा रही हैं, तो हाउ कैन वी अट्रैक्ट मोर? इवन सिर्फ ट्रम्प के कहने से तो नहीं होगा ना। तो एक तो पॉलिसीज की बात है, दूसरे साइड पे रिफाइनरी अपग्रेडेशन की भी बात हुई। अब 5 साल से हम रिफाइनरी अपग्रेडेशन पॉलिसी बनाए जा रहे हैं, उसमें एक चीज ठीक करते हैं, दूसरी चीज खराब कर देते हैं। उसमें अगेंस्ट कोई $6 बिलियन की इन्वेस्टमेंट के लिए रिफाइनरी तैयार पड़ी है। तो ये सिर्फ MOU साइन करने से बात नहीं बनती, आपको पॉलिसी फ्रेमवर्क और सबसे ज्यादा कंसिस्टेंसी होनी चाहिए पॉलिसी में। ये नहीं हर हुकूमत और पॉलिसी बदलते रही। एक तो ये बात हुई। दूसरी जो बात ऑफशोर की अगर हम करते हैं, हकीकत ये है और मैं एग्री करता हूँ कि ऑफशोर का डेफिनेटली ज्यादा पोटेंशियल नजर आ रहा है, यानी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है डिस्कवरीज की। अब वहां पर हम क्या करते हैं, एक हम कहीं ऑफशोर अटेम्प्ट करते हैं, फिर 10 साल तक हम सो जाते हैं, उसके बाद फिर पकड़ के ले आते हैं, उसके बाद फिर खामोशी हो जाती है। इस तरह तो काम होगा नहीं। इशू ये है कि ये जिस तरह मैंने कहा कि हाईली कैपिटल इंटेंसिव फील्ड एक्सप्लोरेशन, इसमें आपने फॉरेन कंपनीज को जरूर अट्रैक्ट करना है। माशाल्लाह आवर ओन कंपनीज आर डूइंग प्रीटी वेल, मैं ये नहीं करता कि उनका रोल को मैं डिनाई करूं, लेकिन इन्वेस्टमेंट आपको बाहर से लानी है, उसके लिए आपने राइट एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, पॉलिसीज में कंसिस्टेंसी लानी है, वो अमेरिका से हो, चाइना से, जहां से भी आप जिनको भी लाना चाहे। ये हकीकत अलबत्ता है, वी मस्ट रिकॉग्नाइज इट वेदर वी लाइक इट और नॉट। टेक्नोलॉजी वाइज अमेरिका इज स्टिल मच मोर एडवांस्ड इन द ऑयल एक्सप्लोरेशन फील्ड। तो अगर ये कोई भी हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है ऑफशोर में, ऑनशोर में या इवन टाइट गैस वगैरह में, तो हमें ज़रूर उसको इनकरेज करना चाहिए और उसको उसके लिए रास्ते खोलने चाहिए। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आदिल खटक साहब आपका भी और उसामा रिजवी आपका भी। नाज़रीन एक छोटे से ब्रेक की कॉल है और ब्रेक के बाद भी हमारे साथ मुइन साहब मौजूद होंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे और हम बात कर रहे थे पाक US ऑयल डेवलपमेंट डील के हवाले से, जिसमें इब्तिदाइया में मैंने कहा कि तेल देखो और तेल की धार देखो, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता इस डिस्कशन के बाद बात कुछ इस तरफ बढ़ रही है कि ना 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। जी मोइन रजा साहब। हाँ जी, मैं ये अर्ज करना चाहूँगा कि अभी शेल गैस और शेल ऑयल को तो अभी भूल जाए, और ट्वीट में कोई इस तरह का जिक्र भी नहीं किया गया। ट्वीट में जो उन्होंने जो भी बातें की, उसका पहला एडवांटेज तो उन्होंने खुद ले लिया कि 1 मिलियन बैरल का ऑयल हमें दे रहे हैं और आइंदा भी देते रहेंगे। तो लेकिन ये है कि हम बहुत एक एजुकेशनल इंटेलेक्चुअल गेसिंग कर सकते हैं। इट्स अबाउट ऑफशोर, बिकॉज दैट इज द ओनली एरिया फ्रॉम वेयर दे कैन। ऑफशोर के लिए ये है कि मैंने आपसे कहा कि बिफोर दैट वो जो कोई भी जो बात होगी, वो जो कंपनीज वगैरह बनेंगी वो कमर्शियल इंटरेस्ट के ऊपर बनेंगी।
वो हर उनकी असेसमेंट जो होगी, अब पाकिस्तान में तो आपको पता है कि माजी में आपके इसी ऑयल सेक्टर के अंदर मेरे ख्याल से 5-5 सेंट्स के ऊपर जो है वो एग्रीमेंट होते होते रह गए, जो अगर उस वक्त हो जाते तो आज शायद हालात मुख्तलिफ होते। मगर ये जो कंपनीज, अगर यूएस कंपनीज की हम बात कर रहे हैं और दूसरी भी अब यूरोपियन कंपनीज पाकिस्तान में जब आएंगी तो वो लार्ज रिजर्व्स के लिए आएंगी। छोटे मोटे जो एरिया जो डिस्कवरीज हैं जो कि इस एरिया में के हैं पाकिस्तान के सिक्योरिटी सेंसिटिव सिक्योरिटी सिक्योर एरिया में है, रगेड टेरेन में जो कि बहुत डिफिकल्ट है, और वो इस तरह का वेल क्यों ड्रिल करना चाहेंगे जो अपने एरिया के अंदर 3 या 4 मिलियन में करती है और वो यहाँ पे पाकिस्तान में 15 to 20 मिलियन डॉलर का होता है, जब भी तो वहाँ पे कॉस्ट कम, इकोनॉमी में स्केल बनी इसलिए है, और इसी वजह से शेल गैस और शेल ऑयल वहाँ पे और लो हैंगिंग फ्रूट्स की तरफ ज्यादा, और लो हैंगिंग फ्रूट तकरीबन खत्म हो चुके हैं, अगर हैं भी तो दे आर इन पॉकेट्स, एंड पॉकेट्स में सिर्फ छोटी कंपनियां जो छोटी कंपनियां होती है, मिनोज, दे आर इंटरेस्टेड। ऑफशोर के बारे में मैं बताऊं, जैसे इनसे अर्ज किया इन्होंने 7, 8, 9 साल का गैप आ जाता है, और एक फेलियर जो होता है वो पाकिस्तान के लिए इतना, किसी भी कहीं भी फेलियर वो इतना नुकसानदेह होता है कि उसके लिए एक बहुत बड़ा पीरियड गैप का आ जाता है, खासतौर पर पाकिस्तान में, क्योंकि मैं यहाँ पे आज तक कोई डिस्कवरी नहीं हुई। अगर पाकिस्तान में एक डिस्कवरी हो जाती है और कंसल्टेड सिस्टमेटिक तरीके से, साइंटिफिक तरीके से होती है, जिसके मैंने बहुत सारे पेपर्स लिखे हैं कि किस किस तरीके से होनी चाहिए, और मैंने इसके ऊपर प्रेजेंटेशन भी दी है मिनिस्ट्री में कि किस, अगर उस तरीके से काम होगा, सिस्टमेटिक तरीके से होगा, और अगर एक डिस्कवरी हो गई तो आप देखिएगा लाइन लग जाएगी ऑयल कंपनीज की। फर्स्ट डिस्कवरी इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन सिस्टमेटिक तरीके से काम करने की जरूरत है। ये नहीं कि आज हमने हाफ हार्टेड तरीके से एक जगह आपने ड्रिल किया, फेल हो गया, 10 साल के लिए एक्सप्लोरेशन रुक गई। तो पाकिस्तान में मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान का जो ऑफशोर का सेडिमेंट्री बेसिन है, लेकिन पहले आपने कहा बिल्कुल मासी ये रही है, लेकिन अब बहुत सारी चीजें SIFC के अंदर आ रही हैं, और फिर हमने देखा कि चीजें बेहतरी की जानिब हैं, और आज भी आप अगर इस स्टेज पे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं SIFC की काविशें जरूर है। आई अंडरस्टैंड, लेकिन SIFC का जो मेन थ्रस्ट है ना वो मिनरल्स की डायरेक्शन है सर, उनका ऑयल की तरफ अभी तक कोई थ्रस्ट नहीं सामने आया। मैं पॉलिसी साइड पे कह रहा हूं, क्योंकि वो केस स्टडी होता है ना, एक पॉलिसीज का कंटिन्यूएशन। आपने देखा ना फार्मा सेक्टर के अंदर, फार्मा में पाकिस्तान ने 20 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है अपनी एक्सपोर्ट्स के अंदर। एब्सोल्युटली, क्योंकि उसके अंदर सारी चीजें नोन होती हैं, इसके अंदर अंडर कोई मैजिक वांड, कोई जादू की छड़ी नहीं है जिससे बता सकें कि आप यहाँ पे मौजूद होगा। इसके लिए इसको डी रिस्किंग बोलते हैं, उसकी रिस्क की मिटिगेशन की जाती है, उसके बाद ड्रिलिंग की जाती है, और वो एक प्रॉपर तरीका होता है। स्वीट स्पॉट्स आइडेंटिफाई किए जाते हैं। पाकिस्तान में आज तक स्वीट स्पॉट्स आइडेंटिफिकेशन का कोई काम नहीं हुआ, और वो कोई बहुत महंगा काम नहीं होता, बहुत सस्ता काम होता है। उसको फिर साइस्मिक के साथ ओवरले किया जाता है, और फिर जहाँ पे उस स्वीट स्पॉट्स स्ट्रक्चर्स के साथ, ट्रैप्स के साथ ओवरले करते हैं, मैच करते हैं, वहाँ पे ड्रिलिंग की जाती है, और इस तरह आप रिस्क को मिटिगेट कर देते हैं। पाकिस्तान तो इसका मतलब ये है कि अभी तक जो उसामा ने भी बात की कि प्रूवन, पॉसिबल और प्रोबेबल, इसी कैटेगरी के अंदर एग्जैजरेट किया गया है, बहुत ज्यादा किया गया। देखिए, प्रूवन प्रोबेबल इनके बाद इन्होंने जो करी ये होती है, ये जो 3 कैटेगरीज हैं ये डिस्कवरी के बाद की होती हैं। डिस्कवरी से पहले की जो कैटेगरी होती है ना, प्रोबेबिलिस्टिक एनालिसिस होता है, उसमें P90 होता है, P50 होता है, P10 होता है, यानी 90% चांस ऑफ सक्सेस, 50% चांस ऑफ सक्सेस और 10% चांसेस ऑफ दिस हैपनिंग, दिस ये अनसर्टेनिटी कहलाती है। तो 90% इज वेरी क्लोज टू द रियल, टू यू नो इट्स अ स्मॉल नंबर, वेरी क्लोज टू व्हाट यू आर गोइंग टू फाइंड, एंड 10% इज अ वाइल्ड फिगर। तो व्हाट आई एम टेलिंग इज द प्रोबेबिलिस्टिक एनालिसिस जो है वो होता है, लेकिन वो अभी तक तो यही हुआ कि बहुत अच्छा जो हमने रिसोर्स एस्टिमेट किए हैं, लेकिन रिजल्ट अभी तक 0 आया है। इस सारे के नतीजे में जो बात सामने आई है कि हमने अभी तक उस तरीके से एक्सप्लोरेशन नहीं करी है जिस तरह करनी चाहिए थी। आखिरी बात मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान का जो ऑफशोर है, जिसमें इंडस डेल्टा जो है, इंडस रिवर जो है फ्लो करता है। अब मैं आपको बताऊँ कि पाकिस्तान में इंडस डेल्टा है, इंडोनेशिया में कालिमंटान में महाकम डेल्टा है, उसमें बड़ी मैसिव डिस्कवरीज हैं। नाइल डेल्टा है, बड़ी मैसिव डिस्कवरीज हैं। गल्फ ऑफ मैक्सिको है जिसको मिसिसिपी डेल्टा फीड करता है, मैसिव सुपर मैसिव डिस्कवरीज हैं। मैकेंजी डेल्टा तो वो एक्सप्लोर हो रही है जमाने से और मैं बताऊं क्या, तो मिलियन गल्फ ऑफ मैक्सिको में तो तकरीबन 7 या 8 मिलियन बैरल प्रोड्यूस होता है। मैकेंजी डेल्टा जो कनाडा का मैकेंजी डेल्टा है जो कि नॉर्दर्न पार्ट में, उसमें डिस्कवरीज हैं। गिप्सलैंड बेसिन जो ऑस्ट्रेलिया का, उसमें डिस्कवरीज हैं। नाइजर डेल्टा
तकरीबन 70 साल से प्रोड्यूस कर रहा है और आज तक इट्स गोइंग वेरी स्ट्रांग। ट्रम्प सर, क्योंकि उनका ट्वीट और उनका जो इस वक्त बड़ा बहुत फोकस्ड है, वो ये कह रहे हैं कि हो सकता है, क्या खबर कि कल भारत जो है वो पाकिस्तान से ऑयल इंपोर्ट कर रहा हो। ये जो पार्ट है ना, मेरा ख्याल है ये ट्रम्प की टिपिकल ट्रोलिंग में आता है, लेकिन इसको रूल आउट नहीं किया जा सकता। अगर पाकिस्तान अगले 8-10 साल में, जैसे अगर आप काम आज शुरू करते हैं, सिस्टमेटिक तरीके से करते हैं, तो 8 साल में पाकिस्तान एक प्रोड्यूसिंग कंट्री बन सकता है। और अगर यहाँ पे मैसिव ऑयल रिजर्व डिस्कवर होते हैं तो पाकिस्तान एक ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्री बन सकता है। सर, उसमें एक खदशा हमेशा से ये भी रहा ना कि दुनिया में जहाँ जहाँ पे ऑयल जो है वो डिस्कवर हुआ, उसके बाद जो बैरूनी ताकतें हैं उन्होंने आके वहाँ पे नाइजीरिया एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है इसकी। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, लेकिन हमारे पास ये सारी चीजें मौजूद हैं। वी नो ऑल अबाउट दीज फैक्ट्स। नाइजीरिया में 10 मई के बाद से तो हम इस बारे में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मुतमईन हो जाएं कि अब हमने सिर्फ डिस्कवर करना है और उसके बाद आगे बढ़ना है। बिल्कुल कामरान साहब, आपकी बात से टोटली एग्री करता हूं कि पाकिस्तान की जो 4 दिन की वॉर हुई थी ना, इसने अमेजिंग आउटकम पाकिस्तान के लिए प्रोड्यूस करी है। उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका जो है इन अ बिग वे इट वांटेड टू कम, लेकिन हमें बहुत एहतियात करनी पड़ेगी कि उन्होंने कह दिया और हमने उसके ऊपर फौरी तौर पर अमल करना शुरू कर दिया। हमने 1 मिलियन बैरल उनसे इंपोर्ट भी कर लिया। हमें उनसे पाकिस्तान, देखें ये, क्योंकि ये इन्होंने जिक्र किया ना कि ये बड़ा रिस्क इंटेंसिव बिजनेस है। सर ये रिस्क इंटेंसिव, कैपिटल इंटेंसिव है, उन्होंने कहा सर ये कैपिटल इंटेंसिव है, ये रिस्क इंटेंसिव है, ये टेक्नोलॉजी इंटेंसिव है, और ये क्या कहते हैं अपना एक्सपेक्टेशंस, होप और ऑप्टिमिज्म इंटेंसिव है। ठीक है, वी नीड टू बी गियर अप। और 10 मई के हवाले से उसके बाद से इस तरह की डिस्कवरी होती है तो वो खौफ निकाल दें कि कोई आके कब्जा कर लेगा हमारे वसाइल के ऊपर। हमने खुद ही अपने वसाइल जो हैं उनको एक्सप्लोर करना है, और ज़ाहिर है कि इतनी मैसिव इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इसके लिए चाहिए, तो हमें दुनिया पे देखना पड़ेगा। टैरिफ की बात रह गई थी, लेकिन ज़ाहिर है कि पाकिस्तान को अगर 19% टैरिफ आयद किया, और हमारे जो मेन कॉम्पिटिटर हैं टेक्सटाइल की अगर बात करें अमेरिकन एक्सपोर्ट्स के अंदर, तो फिर वो वियतनाम है, बांग्लादेश है और इंडिया है। इंडिया में एक डिफरेंस आ रहा है 6% का, बाकी बांग्लादेश जो है और उसके साथ साथ वियतनाम ये 19-20% पे, तो फर्क भी 19-20% का ही होगा। लेकिन मसला सारा ये है कि वहां पर जो उनकी कारोबारी लागत है वो सस्ती है, तो हमारी हमेशा जो हमारी एक्सपोर्ट्स जो कॉम्पिटिटिव नहीं रहती वो इसी वजह से नहीं रहती कि हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती है। तो यहां पर हमें इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। एक बात मैं आपको अर्ज करूंगा इसमें कि पाकिस्तान को ये सारी चीजें बहुत बेहतरीन है, जबरदस्त हैं, एवरीथिंग इज गोइंग वेरी फाइन, लेकिन पाकिस्तान विल हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल इन टर्म्स ऑफ ऑयल एंड एक्सप्लोरेशन इन ऑयल एंड गैस, एक्सप्लोरेशन इन रेयर अर्थ मिनरल्स, एक्सप्लोरेशन इन अदर क्रिटिकल मिनरल्स, कि वी डोंट सेल इट वेरी चीप। वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। और प्रायोरिटी हमारी यही होनी चाहिए कि हम अपनी कोई भी रॉ मटेरियल नहीं, बल्कि हम अपनी फर्निश गुड्स एब्सोल्युटली सर, तब बात होगी, तब डॉलर्स आएंगे, तब मजा भी आएगा। ट्रांसफर बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच मोइन रजा साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह।